फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखकर ये क्या लगता है ना, ये कई सौ साल पुरानी चीजें हैं। हाँ जी, ये जो जिस तरह की इन बर्तनों में चमक है और ये मिट्टी में इतने साल दबे होने के बावजूद भी आज भी वही चमक है इसके अंदर। ये चांदी के बर्तन हैं और आज के समय में ये संभव नहीं है। ये पुराने समय की चांदी है और आज भी इतनी ही चमक है। अब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता ये 100 साल 200 साल 250 साल कितने साल पुराना है, क्योंकि मिट्टी के अंदर आज की चांदी अगर हम दबाएंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगी। लेकिन ये पुराने समय की चांदी और बिल्कुल मजबूत है। एक एक बर्तन का कम से कम आधा किलो वजन। करनाल का नाम राजा करण से जोड़ा जाता है। महाबली करण जिनकी गाथाओं का वर्णन इतिहास में हम पढ़ते हैं, लेकिन असल में करनाल की कहानी क्या है। एक तर्क के अनुसार अस्तित्व में करनाल तब आया जब 1739 में नादिर शाह और शाह मोहम्मद के बीच युद्ध लड़ा गया था। लेकिन ये युद्ध करनाल क्षेत्र के आसपास लड़ा गया था ऐसा बताया जाता है। लेकिन 1963 में जब जींद के राजा गणपत सिंह ने करनाल में एक किला बनाया और यहाँ अपने लोगों को बसाया, तो उसके बाद करनाल की आबादी का बढ़ने में अहम रोल रहा। 1963 के बाद से लेकर 2022 तक करनाल ने कई पड़ाव देखे हैं, कई राज, हुकूमत और सरकार के नुमाइंदे। लेकिन 1947 का एक समय था जब बंटवारे के दौरान मुस्लिम लोगों को करनाल छोड़कर जाना पड़ा। अधिकतर आबादी पाकिस्तान की तरफ चली गई और जो बंटवारे का दर्द झेलकर इंडिया आए तो उन्होंने करनाल को एक बार फिर से बसाया। तस्वीर फिर बदली, माहौल फिर से बदला। कहते हैं कि 1947 से पहले करनाल में नवाबों की हुकूमत थी। ये इलाका मुस्लिम बहुमत क्षेत्र था जिसकी निशानियां आज भी बरकरार है। लेकिन बात करनाल की इब्राहिम मंडी की है। पिछले दिनों जब घर को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा था तो खुदाई के दौरान यहाँ खजाना मिला। वो खजाना जो हमें पुराने इतिहास, पुराने समय से रूबरू करवाता है। चांदी के बर्तन, बड़ी बड़ी कटोरियाँ और थाल और गिलास जिस पर उर्दू भाषा लिखी हुई थी। लेकिन इब्राहिम मंडी की अगर बात करूं तो कुछ लोग बताते हैं कि पुराने दौर में यह एक बड़ी मंडी हुआ करती थी जहां बड़े बड़े व्यापारियों का कारोबार था। यह समय 1947 से काफ़ी पुराना है जब करनाल पर हुकूमत नवाबों की थी, यहाँ उनका राज था और ये बर्तन उसी दौर के हैं। लेकिन इब्राहिम मंडी नाम कैसे और क्यों? कुंजपुरा का नवाब हुआ करता था नवाब इब्राहिम अली खान। इस इलाके का नाम कहते हैं उनके नाम पर पड़ा। कुंजपुरा रियासत करनाल से पुरानी रियासत बताई जाती है। लेकिन इब्राहिम मंडी उस दौर में कैसे हुआ करती थी यह सोचकर दिमाग थोड़ा खोस आ जाता है। आज इब्राहिम मंडी को रघुनाथ नगर के नाम से जाना जाता है। लेकिन नवाबों के राज में यहाँ रहने वाले लोगों की शान शौकत कैसे थी? आज यहाँ 100 से ज़्यादा घर हैं। पुराने घर, दुकानें टूटकर नई बन गई है। लेकिन दो दरवाजे जो आज भी पुराने इतिहास को बताते हैं कि वो दौर समय कैसा रहा होगा जब यहाँ बड़े व्यापारियों का सिक्का चला होगा। हालांकि कुछ लोग तो इस जगह को दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी से भी जोड़ते हैं। ये वो बर्तन हैं जो उस खुदाई के दौरान मिले थे और भार है वो कुछ आधे किलो के करीब लगता होगा, 400-500 ग्राम से ऊपर कईयों का। और जो ये कोलियां हैं इसका भार भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस पे जो कारीगरी की गई है, ये कारीगरी दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये कारीगरी की गई है। पुराने समय में जो राजा महाराजा या फिर जो नवाबों का राज हुआ करता था उसमें कुछ इस तरह से थाल बनते थे, थाल, कटोरिया और गिलास। और कुछ पे तो उर्दू में भी लिखा गया है। और जैसे कि इसमें शायद ये किसी का नाम हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये उर्दू में लिखा गया है ऐसे ऐसे करके, मुझे नहीं पता कि ये क्या लिखा है। लेकिन जो हमारी परंपराएं रही है, परंपराओं के मुताबिक बर्तनों में जब भी कोई घर में बर्तन आता है तो घर के बड़े का नाम लिखा हुआ आता है। तो कुछ ऐसा ही इस पे भी नाम लिखा हुआ है। और कुछ ये गिलास है, इस पे भी कुछ इसी तरह उर्दू में लिखा गया है। और हालांकि वक्त के साथ साथ ये वैसे नहीं रहे जो पहले रहते थे, पहले जैसे थे, लेकिन कुछ ऐसी कारीगरी आज भी जिंदा है। और ये गिलास, एक ये गिलास और ये 2 कोलियाँ,
जो उस खुदाई के दौरान मिली थी। ऐसा कई बार हुआ है जो करनाल और उसके आसपास के क्षेत्र में खुदाई के दौरान काफी कुछ मिला है। और ये थाल देखिए, ये थाल पहले समय में इतने बड़े थाल होते थे, आज भी है, लेकिन इतने बड़े थाल के साथ इन कोलियों में सब्जी रोटी परोसी जाती थी। और इब्राहिम मंडी की अगर मैं बात करूं, इब्राहिम मंडी का इतिहास काफी साल पुराना है। और यही जानकारी मिली थी कि इब्राहिम मंडी कुंजपुरा के नवाब के नाम पे बनी थी। ये हमें एक मुखबर ने हमें सूचना दी थी कि खुदाई के दौरान या इब्राहिम मंडी के मकान में खुदाई चली हुई है। पुराना करीब 200-150 साल पुराना मकान है, उसके अंदर खुदाई चली। और खुदाई के दौरान ही ये मजदूरों को ये बर्तन मिले थे। 2 दिन उन्होंने किसी को सूचना नहीं दी, फिर उनके अंदर आपस में फूट डल गई इन बर्तनों को लेके। फिर वो एक पार्टी हमारे पास आ गई कि हमारे खुदाई के दौरान ऐसे ऐसे कुछ बर्तन मिले हैं, जो हमने उन मजदूरों को बुलाया और उनसे इन बर्तनों को हासिल किया। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से आज का समय है, कई बार ऐसी चीजें मिलती है लोगों को अपने घर में खजाना या कुछ भी कह लो, क्योंकि करनाल पर काफी पुराना है, कई बार खुदाई के दौरान काफी कुछ मिलता है। तो आप उनसे क्या कहेंगे, क्योंकि ये सरकार का एक खजाना है जो राजस्व बढ़ाता भी है और इस खजाने के माध्यम से और कई जानकारियां पता लगती है, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? ये आप लोगों के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूंगी, अगर इस तरह का खुदाई के दौरान किसी को भी इस तरह के बर्तन या कुछ सिक्के या कुछ और कोई सामान मिलता है, वो सबसे पहले पुलिस को सूचना दे, क्योंकि इन सभी पर देखो सरकार का अधिकार है। ये हमारे पिछली जो हमारी स्थिति, संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसके बारे में हमें दर्शाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखकर ये क्या लगता है ना, ये कई सौ साल पुरानी चीजें हैं। हाँ जी, ये जो जिस तरह की इन बर्तनों में चमक है और ये मिट्टी में इतने साल दबे होने के बावजूद भी आज भी वही चमक है इसके अंदर। ये चांदी के बर्तन हैं और आज के समय में ये संभव नहीं है, ये पुराने समय की चांदी है और आज भी इतनी ही चमक है। अब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता ये 100 साल, 200 साल, 250 साल, कितने साल पुराना है, क्योंकि मिट्टी के अंदर आज की चांदी अगर हम दबाएंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगी। लेकिन ये पुराने समय की चांदी और बिल्कुल मजबूत है, एक एक बर्तन का कम से कम आधा किलो वजन। इस खजाने की मदद से ऐसी सभ्यताओं के पुरानी चीजों के बारे में पता लगता है जो पहले करनाल या उसके आसपास के क्षेत्रों में रही होगी। महाभारत काल से करनाल का ताल्लुक रखा जाता है, लेकिन 1947 से पहले जो कुछ साल जो करनाल रहा, यहाँ रियासतों का दौर रहा। करनाल में नवाब की रियासत थी और कुंजपुरा नवाब की रियासत थी। आसपास के क्षेत्र जो है मुस्लिम इलाके हुआ करते थे और उर्दू पे लिखा होना और कारीगरी, कुछ ऐसी कारीगरी पुराने दौर में राजा महाराजाओं के समय में ही होती थी। हम इस समय करनाल की इब्राहिम मंडी में खड़े हैं। ये वही मंडी है जो कभी पुराने दौर में, अगर मैं बात करूं, जो लोग बताते हैं, जानकार बताते हैं, पुराने दौर में ये एक अनाज की बड़ी मंडी होती थी। और आज इसके पूर्व और दक्षिण के 2 दरवाजे बचे हैं। ये एक दरवाजा है और एक दरवाजा उस तरफ का है। जो 2 दरवाजे बचे हैं और जो अंदर का हिस्सा हुआ करता था, वहां जो अनाज है वो कहते हैं वो डाला जाता था। अधिकतर यहाँ बड़ी बड़ी दुकानें होती थी, रईस जो आरती होते थे उनकी। अब ये वो घर है जहां पर कहते हैं कि उस खुदाई के दौरान कुछ चांदी के बर्तन निकले हैं और ये वो जगह है जहां खुदाई चल रही थी, मकान बनाया जा रहा था। और इसकी मैं आपको दिखाऊं, ये गेट के एंट्रेंस के बिल्कुल साथ में है। ये गेट हालांकि अभी नया बना है, लेकिन इससे पहले क्या समय था ये नहीं कह सकते जानकारी के मुताबिक। लेकिन ये जो आपको आकार दिख रहा होगा, ये दरवाजों का आकार है। उस समय में कुछ इस तरह के दरवाजे होते थे, लॉक भी कुछ ऐसे होता था सीमेंट का, सीमेंट के दरवाजों के बीच में लॉक। और आज भी जो है कुछ पुरानी चीजें यहाँ जरूर बची होगी, कुछ दीवारों के रूप में या फिर जमीन के नीचे। लेकिन अब की मैं बात करूं तो अब जो है यहाँ पर खुदाई रोक दी गई थी पीछे। खुदाई रोकने के बाद जो है अब प्रशासन के पास इसका जो है अधिकार था खुदाई रोकने का, क्योंकि पुरातत्व विभाग को पूरी जानकारी देनी होती है। और फिलहाल जो खुदाई के बाद जो है जो बर्तन मिले थे वो प्रशासन के पास है, वो पुरातत्व विभाग को बताया जा रहा है कि सौंपे जाएंगे। लेकिन ये एक वो मंडी है जो नवाबों के से भी पहले की रही है। ये वो इलाका है जो करनाल का सबसे पुराना इलाका है। कहा जाता है कि इससे थोड़ी दूरी पर एक तोपखाना होता था। जब अंग्रेजों का शासन भारत में हुआ, अंग्रेजों के शासन के दौरान यहाँ करनाल में एक छावनी बनी थी और छावनी
का रुख और उनका जो माल खाना तोप खाना होता था वो करनाल के सदर बाजार में होता था। कुछ ऐसा ही इतिहास करनाल के रघुनाथ इलाके का है और वक्त के साथ साथ ये इलाका बदलता चला गया है। हालांकि करनाल पूरा ही बदल गया है पिछले 75 सालों में। आज के समय में ये सभ्यता हमारी नहीं मिलती और इस बर्तनों पे इस तरह की कारीगरी है जो आज के समय में संभव नहीं है। ये हमारे इतिहास को बताती है। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसको भी इस तरह की कोई भी सूचना मिलती है वो आप या तो आप लोगों के माध्यम से हमें दे या हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। यदि वो किसी तरह की सूचना हमें थर्ड पर्सन से मिलती है और वो हमें नहीं बताते तो उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करें।